हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी जो आज की क्लास है वो आरएस मेंस के पेपर फोर्थ की क्लास रहने वाली है। पेपर फोर्थ का आपने देख ही लिया कि जो हमारा आज का जो टेस्ट होगा वो आपके पूरे के पूरे जैसे हमारा एग्जाम में जो पेपर आता है ना सेम वैसा एज इट इज पेपर रहेगा। आज के टेस्ट की फॉर्मेशन मैंने बिल्कुल वैसी ही की है। बस इसमें ये आपके ये रहेगा कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी इसमें रहने वाले हैं। जैसे जैसे हमारे एग्जाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो वैसे ही हमें प्रैक्टिस से करनी है। इसमें मैं आपके पार्ट ए और पार्ट बी, हम जितने भी आपके पार्ट ए में आपके क्या है व्याकरण है, पार्ट ए में जो आपकी ग्रामर है व्याकरण वो, और पार्ट बी में जो आपके 5 टॉपिक दिए हुए हैं, 5 कौन कौन से दिए गए हैं, एक आपके संक्षिप्तीकरण दिया हुआ है, उसके बाद पलवन दिया गया है, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन और अनुवाद। तो इसमें से हमने पलवन कर लिया है 2 नंबर वाला, पत्र लेखन में हमने 2 कर लिए। पत्र लेखन में हमारे जो 4 होते हैं ना, सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश और अर्थशास्त्र के पत्र और अनुस्मारक, जिनमें से हमने 2 कर लिए। तो उन्हीं में से आज की एक हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के जो हमारा जो पार्ट बी होगा उसमें एक क्वेश्चन है पार्ट बी का, किसका होगा, आपके पत्र लेखन को होगा। दूसरा जो हमारा पार्ट बी का जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वो आज आपका होगा संक्षिप्तीकरण का। संक्षिप्तीकरण का हम जो व्याकरण को कर रहे हैं तो वो तो कर रहे हैं, व्याकरण के साथ साथ है हमें क्या करना है, हमारा जो पार्ट बी है उसे भी बहुत अच्छे से अब कवर करना है। तो संक्षिप्तीकरण में आपको एक गद्यांश दिया जाता है और उसकी लगभग 150 शब्द में होता है। उसको हमें एक तिहाई में, एक तिहाई शब्दों में लिखना होता है। उसके साथ साथ ही एक उसका अच्छा सा उचित शीर्षक लिखना होता है। तो वो जो शीर्षक है यानी टाइटल थीम है वो लिखेंगे हम, तो किस प्रकार हमें लिखना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी की सारी बात आज हमें सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करवा रही हूँ, उसके साथ साथ है कुछ क्लासेज है जैसे आपके व्याकरण की, जैसे पर्यायवाची की ले ली, शब्द शुद्धि की ले ली, शब्द युग्म की ले ली, बीच में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द की ले लेंगे, सार्थक शब्दों की ले लेंगे, ठीक है, विलोम शब्द की ले लेंगे। तो वो तो हमारा चलता ही जाएगा। अब हमारी जो क्लासेज टेस्ट होगा वो एज इट इज हम एग्जाम के लेवल का लेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। पेपर फोर्थ में जो जर्नल हिंदी है उसके आज की हमारी क्लास है। बच्चों के कमेंट आ रहे थे मैम आप इंग्लिश करवाओगे, और साथ में एक बच्चे का ये भी कमेंट आया था क्या मैम आप इंग्लिश के अंदर हमें पूरा करवाओगे, या फिर कुछ जो जैसे आपके ग्रामर का पार्ट है वो करवाओगे, या फिर हमारे पार्ट बी या सी करवाओगे। तो मैं आपके जो ग्रामर में जो आपके एरर दे रखे हैं, ग्रामर में जो आपके एरर्स दे रखे हैं वो, और उसके साथ साथ ही वन वर्ड हो गए, ठीक है, और इसमें जो आपकी लोकोक्ति मुहावरे वगैरह वो हो गए, आपकी ये सब चीजें मैं करवा दूंगी लगभग। यानी जो आपका मान के चलिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी जो शुरू के जो 20 नंबर का काम है वो मैं आपको करवाऊंगी। वो भी कैसे, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में करवाऊंगी। ठीक है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपको जहां से पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, बस मेरे पास तो जो क्लास होंगी उनसे आप क्या करोगे, आप उनकी प्रैक्टिस करोगे कि हाँ हमें एग्जाम में किस प्रकार लिखना है। साथ में आप उन क्लासेस से सीखोगे कि आपने जो पढ़ा है उसको हम इस वे में कैसे कन्वर्ट करें, यानी हम ऐसे क्वेश्चंस है वो एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो मैं प्रैक्टिस आपके करवा दूंगी जो 20 नंबर का जो पोर्शन होगा उसकी। बाकी का जो स्टडी मटेरियल होगा वो तो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये है कि मैं आपको 20 नंबर का टेस्ट के साथ साथ करवा दूंगी। ठीक है, अब हम आज के बात करें टेस्ट के यूनिट फर्स्ट सामान्य हिंदी। आज का जो आपका क्वेश्चन होने वाले 15 क्वेश्चन होंगे आपके, 2 आपके पार्ट बी के होंगे और बाकी के क्वेश्चन आपके 13 क्वेश्चन है पार्ट ए के होंगे। 46 मार्क्स का आज इसमें हमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले में दिया गया कि सभी प्रश्नों के उत्तर थे और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है, यानी 13 क्वेश्चन है तो 2 अंक के, यानी 26 नंबर का तो पार्ट ए हो गया और बाकी के 20 नंबर का आपका पार्ट बी हो गया। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। संधि करनी है हमें, 4 इसमें संधि विच्छेद दिए हुए। सबसे पहला है आदि प्लस अंत। आदि प्लस अंत का जो संधि आपका होगा वो क्या होगा, आद्यंत। आद्यंत, आदि प्लस अंत आद्यंत। आज का जो हमारा टेस्ट है एज इट इज आपके एग्जाम जैसा है, तो आज हमें जो ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट है वो नहीं देखेंगे, बस इनका सीधा सीधा जो हमें एग्जाम में जो उत्तर लिखना होता है वो ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका भूत प्लस इक। भूत प्लस इक में भौतिक, संधि क्या होगी, भौतिक। अगला पर प्लस स्थिति, पर प्लस स्थिति, पर प्लस स्थिति, तो इसका क्या होगा,
प्रेस्थिति। इसका संधि क्या होगा? प्रेस्थिति। अगला है उद प्लस सौ। उद प्लस सौ यानी उत्सव। इसका क्या हो जाएगा? उत्सव। तो यो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो हो गया, जिसमें हमने संधि करना था और हमने चारों की अच्छे से संधि कर दी। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमें देता है कि हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। हमें पहला दिया हुआ है विनायक। विनायक का जो संधि विच्छेद करेंगे तो विनय, विनय प्लस अक, विनायक। विनय प्लस अक, विनायक। दूसरा हमें दिया हुआ है कंठ का किरण। कंठ का किरण, तो इसका क्या हो जाएगा? कंटक, कंटक। ठीक है, आगे इसका प्लस आकिरण, आकिरण। कंटक प्लस आकिरण। अब इसमें देखना आ रहा है, आ, कंटक का किरण, तो आकिरण। ठीक है। अगला है व्याख्यान। व्याख्यान की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? वी प्लस आख्यान, वी प्लस आख्यान, संधि विच्छेद। भवदीय, भवदीय का क्या होगा? भवत, भवत प्लस ईय, भवदीय। भवत प्लस ईय, भवदीय। चारों के चारों हमने क्या कर लिए? संधि विच्छेद कर लिए। पहले क्वेश्चन में हमने संधि की, दूसरे में हमने संधि विच्छेद किया। ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा फिर आता है, हमें क्या करनी है? संधि करनी है। पहला हमें दिया हुआ है शब्दों की संधि कीजिए। ज्योति विसर्ग प्लस मति। इसके संधि की बात करें तो इसमें ज्योतिषमति लिखा जाएगा। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? ज्योति विसर्ग का आधा स बन गया, ज्योतिषमति, ज्योतिषमति। ठीक है, ये दूर दूर लिखा गया, एक सेकंड। ज्योतिषमति। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका संधि। ज्योति विसर्ग प्लस मति, ज्योतिषमति। अगला आता है मम प्लस इतर। मम प्लस इतर का होता है ममेतर, ममेतर। इसका क्या होगा? ममेतर। महा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा का होता है महो ऊर्जा, महोर्जा। ठीक है, महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। अगला है भऊ प्लस अक। भऊ प्लस अक का यानी भावुक। आपकी कौन सी? अयादी संधि। ठीक है, आज हम एज इट इज एग्जाम वाले फॉर्मेट में कर रही हैं। बस हमें जितना पूछा है हम उतना ही कर रही हैं। बीच बीच में हम जो ये टेस्ट लेके आ रहे हैं ना, तो बीच बीच में ऐसे भी टेस्ट करने चाहिए कि जिससे डायरेक्ट हम जैसे एग्जाम में लिख रही हो वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। मैं वैसे आपको टेस्ट करवाती हूँ तो उसमें पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि हाँ ये संधि होगी इस प्रकार, ये ऐसे इसका विच्छेद हुआ है, ऐसे ये बनेगा। लेकिन आज का जो टेस्ट है हमें सिर्फ डायरेक्ट जो हम एग्जाम में लिखते हैं वैसा ही लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। तो हमें सिर्फ दो ही बनाने हैं। निर, निर उपसर्ग दिया हुआ है, निर से बन सकता है निरस्त। क्या बन सकता है? निरस्त, यानी निर प्लस अस्त। तो ये क्या बनता है? निरस्त। क्या बन जाएगा? निरस्त। पहला हो गया। दूसरा हमें पूछा है निर्माण। दूसरा निर प्लस मान, तो ये क्या बन जाएगा? निर्माण, निर्माण। ठीक है, तो हमारे दो पूछे थे, दोनों हमने अच्छे से लिख दिए। अगला है अंतः। अंतः से कौन से बन सकते हैं? अंतः से एक तो बनता है अंतःकरण, अंतःकरण। दूसरा कौन सा बन सकता है? अंतःस्त्राव, अंतःस्त्राव। दोनों लिख दिए हमारे। इसमें एक एक जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाता है। 2 नंबर हमें मिल गए। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला। अब आज वाले में थोड़ा सा अलग लेके आई हूँ। इतने दिन हम क्या कर रहे थे कि उपसर्ग से बनने वाले शब्द थे, लेकिन अब हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी आ जाए कि उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग अलग करने होते हमें क्या दे देगा? शब्द दे देगा और उसका हमें उपसर्ग अलग करना है। इसीलिए मैं जब भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय करवाती थी तो मैं उसमें मूल शब्द भी बताती थी, संधि से बनने वाले शब्द भी बताती थी कि इनमें कौन सा तो आपका मूल शब्द है, मूल धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। जैसे आज वाला में दिया है उज्जवल। उज्जवल की बात करें तो इसमें आपका जो उपसर्ग है वो है उद, उद प्लस जवल। तो उपसर्ग अलग कर दिया, कौन सा हो गया? उद। इसमें आपको सिर्फ उपसर्ग अलग करने के लिए बोला गया है, तो आप जवल मत लिख के आना चाहिए, आप सीधा इतना लिखे आना उद। ठीक है, कि उपसर्ग अलग कीजिए तो हमें तो उपसर्ग अलग करना है उद। ठीक है, अगला है निर्णय। निर्णय में कौन सा है?
निर प्लस नए, निर प्लस नए। आपकी मर्जी होती है, आप दोनों लिख सकते हो कि आपने पूरा इसका विच्छेद करके लिख दिया और आप सीधा का सीधा उद और निर लिख के आ गए तो भी आपको नंबर है वो पूरे मिलेंगे। अगला है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में आपका जो उपसर्ग होता है वो होता है पुनर प्लस जन्म, पुनर प्लस जन्म। और अगला आपका है विवाह। विवाह में आपका होता है वी प्लस वाह, वी प्लस वाह आपका उपसर्ग हो गया वी, और वाह आपका शब्द मूल शब्द हो गया। ठीक है, इसमें हमें उपसर्ग अलग करने थे, चारों शब्द हमने अच्छे से कर लिए, उद उपसर्ग, निर, पुनर और वी उपसर्ग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला हमें क्वेश्चन बोलता है कि निम्न प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। पहले हमें जो दो प्रत्यय दे दिए गए हैं उनसे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। पहला दे रखा है हमें आक। आक से बना सकते हैं चालाक, चालाक। और चालाक में जो धातु है आपकी वो कौन सी है? चाल। ठीक है, दूसरा हमारा आता है तिराक, तिराक। और उसमें कौन सा है? तेर। ठीक है, पन यानी अपनापन, अपनापन। ठीक है, तो इसमें अपनापन यानी अपना से बना है, अपना से। दूसरा कौन सा हो गया? पागलपन, पागलपन। और ये पागलपन किससे बना है? पागल से। ठीक है, तो हम ये मूल धातु भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों से पृथक कीजिए, प्रत्यय पृथक कीजिए। हमें प्रत्यय वो अलग करने, जैसे हमने उपसर्ग अलग किए थे। तो इसमें हमें पहला दिया है स्थानीय। स्थानीय की बात करें तो इसमें हम पहले मूल शब्द लिखेंगे स्थान प्लस स्थानीय ई है। इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा है? ई है, स्थानीय। भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा है? भिक्षु प्लस कै, कै प्रत्यय दिया हुआ है। अगला है वारिद। वारिद में वारी प्लस द, द प्रत्यय। ओजस्वी, ओजस्वी में ओज प्लस वी, ओजस्वी। ठीक है, तो ये हमने प्रत्यय वो इसके पृथक कर दिए, चारों दिए गए थे। ई प्रत्यय, कै प्रत्यय, द प्रत्यय और वी प्रत्यय। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि इन शब्दों के विलोम लिखिए। हमें लिखना है विलोम। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आवर्तन, आवर्तन। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का होता है अनेश्वर्य, अनेश्वर्य। स्थिर, स्थिर का होता है आपका चंचल, स्थिर का क्या होता है? चंचल। परमार्थ, परमार्थ का क्या होता है? स्वार्थ, परमार्थ, स्वार्थ। तो ये हमने क्या लिख दिए? विलोम शब्द। अगला भी क्वेश्चन हमारा किससे आएगा? विलोम शब्द से आएगा, जिसमें हमें चार विलोम शब्द और दिए हुए हैं। विजाति, विजाति का क्या हो जाएगा? स्वजाति, अपनी जाति का स्वजाति। संयुक्त, संयुक्त का वियुक्त, संयुक्त का वियुक्त। अगला आता है आध्यात्मिक यानी भौतिक, आध्यात्मिक का भौतिक। अवसाद, अवसाद का प्रफुल्लता, कि वो तो अवसाद में रहता है, वो तो प्रफुल्ल रहता है, प्रफुल्लता, अवसाद प्रफुल्लता। तो ये हमने क्या लिख दिए? विलोम शब्द लिख दिए। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आता है हमारे पर्यायवाची का, जिसमें हमें पर्यायवाची लिखने हैं। कितने पूछे? दो ही पूछे, तो दो ही लिखना। ठीक है, दो दो पर्यायवाची। सबसे पहले दिए अखंड। अखंड का क्या हो जाएगा? अभंग, अखंड यानी भंग न होने वाला, अभंग। और हो सकता है निरंतर, निरंतर। अखंड यानी पूरा, यानी अक्षत। ठीक है, इसमें दो हमारे याद है रह जाएंगे। चोर, चोर का क्या होता है? खनक, खनक का अलावा मोशक, मोशक। और तस्कर, तस्कर। कुंभिल, कुंभिल। तो ये क्या हो गए? ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। अखंड, अभंग, निरंतर, पूरा, अक्षत, चोर का खनक, मोशक, तस्कर और कुंभिल। अगले वो क्वेश्चन है, हमें इसमें भी पर्यायवाची पूछा है। हमें लिखना है अचल का और यात्री का। अचल की बात करें तो अचल यानी पहाड़, गिरी, पर्वत, नग। ठीक है, ये क्या हो गए? पहाड़ के यानी अचल के पर्यायवाची।
यात्री का देखें तो यात्री बोलते हैं पंथी, पंथ पर चलने वाला पंथी, पथिक। और क्या हो सकते हैं? पर्यटक, राहगीर, राह पे चलने वाला राहगीर। ठीक है, तो ऐसे हमें याद रख सकते हैं, पथी, पथिक, पंथी, पथिक, पर्यटक और राहगीर। ये हमारे पर्यायवाची हो गए। अब हमारा अगला आता है शब्द युगम। शब्द युगम हमें दी है जिसमें हमें अर्थ भेद स्पष्ट करना है। पहला हमें दिया है उपल और उत्पल। उपल और उत्पल। उपल यानी पत्थर, उपल यानी पत्थर। और उत्पल क्या होता है? उत्पल होता है कमल। उत्पल क्या होता है? कमल। अगला देखिए कंज। कंज का क्या होता है? कंज का भी होता है कमल, कंज का कमल। और एक दिया है कुंज। कुंज यानी जो लता समूह है, यानी जो पेड़ों पेड़ों में जो लता होती है वो लता समूह है। ठीक है, कुंज। तो दोनों हो गए। अब उत्पल भी कमल होता है, कंज भी कमल होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अगले में भी वही है, अर्थवेद हमें स्पष्ट करना है। इति और इति, जो छोटी ई से बना है इति वो होता है समाप्ति, अंत, समाप्ति। ठीक है, और बड़ी ई से जो इति बना है उसका अर्थ होता है कोई बाधा, बाधा। या अपन मान सकते हैं कि देवी प्रकोप, देवी प्रकोप। ठीक है, एक होता है तृप्त, तप्त, और एक होता है तृप्त। तप्त का होता है गर्म, उष्ण। ठीक है, और तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट, कि हाँ हम तो तृप्त हैं, हम तो संतुष्ट हैं। ठीक है, इति समाप्ति, इति बाधा, तप्त गर्म और तृप्त संतुष्ट। अब हमारा आता है पार्ट बी। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी हमारे दो क्वेश्चन रहेंगे, दो क्वेश्चन रहेंगे और आपके 20 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन आपके 10 नंबर का। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कौन सा? संक्षिप्तीकरण का। निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए तथा लगभग एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। संक्षिप्तीकरण करना है, उचित शीर्षक देना है, तो हमारे जो नंबर है वो भी ऐसे ही डिवाइड हो रखे हैं। देखो, जो हम अगर उचित शीर्षक लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, और हमने उसका संक्षिप्तीकरण अच्छे से कर दिया तो हमें 8 नंबर मिलेंगे। टोटल हमें 10 नंबर। तो आप देख के चल सकते हैं कि जो शीर्षक होता है वो 2 नंबर का होता है, तो हमें अच्छे से उसको समझना है। हम बात करें, हमें ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है, यानी हमारे जो ये अवतरण है वो दे रखा है 150 शब्दों का। पहले हम इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जो संक्षिप्तीकरण होता है उसमें हमें करना क्या क्या होता है। तो अगर संक्षिप्तीकरण की बात करें तो इसमें जो ये संक्षिप्तीकरण दिए होते हैं उसमें या तो हमें गद्यांश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गद्यांश, गद्यांश। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रतिवेदन, प्रतिवेदन, कोई अवतरण, ठीक है, कोई अनुच्छेद। ठीक है, ये सब दिए जाते हैं। यानी मुख्य, इन सब के जो मुख्य विचार होते हैं, तथ्य होते हैं, यानी जो बिंदु होते हैं उनको कम शब्दों में लिखना होता है। हमें क्या होता है? कम शब्दों में लिखना होता है। इन कम शब्दों में हमें उसको लिखकर प्रस्तुत करना होता है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक हमें बोल दिया कि इनको 1/3 शब्दों में लिख दिए। 1/3 शब्दों में लिखने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जो इसमें कुल पंक्तियां या जो कुल शब्द दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनमें जो भी अतार्किक चीजें बताई गई है, जो भी अतार्किक चीजें बताई गई है या फिर अव्यावहारिक है, उन पंक्तियों को कुछ को हटा दोगे। ठीक है, उनको हटा करके, कम कर करके आप एक तेज शब्द बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहली बात। दूसरे में क्या देखनी है कि जो हमें गद्यांश दिया होता है, जो हमें गद्यांश दिया होता है उसको पहले सबसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। फिर उसकी जो विषय वस्तु है, उसकी जो मुख्य विषय वस्तु है, उसके भाव को समझना है, उसके भाव को समझना है कि बोलना क्या चाहता है। ठीक है, वो समझ लिया। उसके बाद में जो हमारे पास रफ पेपर होता है, उस रफ पेपर पर जो उसके मेन मेन बिंदु होते हैं, मेन मेन उसके जो बिंदु होते हैं उनको लिखना है। ठीक है, मेन मेन बिंदुओं को लिखना है और उनका एक प्रारूप सा बना लेना है, यानी प्रारूप रेखा बना लेनी है हमें। ठीक है, कि हाँ ये ऐसे हो गया, अब हम इसको, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, मेन मेन चीजें ये हमें लिखनी है। ये सब तैयार करने के बाद आपको और क्या ध्यान में देना है? फिर इसको हमें, जो भी गद्यांश वगैरह दिया होता है उसके हमें 3 बार इसको पढ़ना होता है। कितनी बार है? 3 बार। 3 बार में सबसे पहले हम बस ठीक ठीक उसको ऊपर से पढ़ लेते हैं कि हाँ इसमें ये चीज है वो दी हुई है। उसके बाद
दूसरी बार हम पढ़ेंगे तो दूसरी बार हमें क्या देखना है, दूसरी बार पढ़ने में हमें देखना है कि इसका जो उचित शीर्षक है वो हमें क्या लिख सकते हैं, यानी इसकी थीम, इसका टाइटल है वो क्या लिख सकते हैं। ठीक है। उसमें एक चीज आप ध्यान देखना कि पहले हमने शीर्षक देख लिया, 3 बार पढ़ा। ठीक है। फिर हमने एक रफ पेज पे जैसे पहली बार पढ़ा, दूसरी बार में हमें थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लग गया कि हाँ ये इस चीज से रिलेटेड है तो ये हो सकता है, तो हमें डायरेक्ट वो नहीं लिखना, पहले हमारे रफ पेज में है वो लिख लेते हैं, तो 2-3 शीर्षक बन जाएंगे। 2-3 शीर्षक लिखने के बाद फिर हम देखेंगे कि हाँ इनमें से सही कौन सा सेट बैठ रहा है, वो हम इसमें फिर लिखेंगे। उसके बाद फिर हमें वो जो शीर्षक है वो हमारा पूरा कर लेंगे। उस शीर्षक के बाद में हमें क्या देखना है कि जो हम उसका संक्षिप्तीकरण करेंगे अगले 1/3 पंक्तियों में या 1/3 जो शब्दों में उसका करेंगे। ठीक है। उसमें एक चीज देखना है कि जो हमें जो 150 शब्द दिए हुए ये वाले, ठीक है, तो इन 150 शब्दों में कोई भी मान लीजिए कोई एग्जाम्पल उन्होंने, उदाहरण उन्होंने दे रखा है। ठीक है। कोई लोकोक्ति दे दी उन्होंने, कोई लोकोक्ति दे दी। ठीक है। या फिर उन्होंने कोई कहावत या सूक्ति है वो लिख दी। ठीक है। तो इन चीजों को हमें संक्षिप्तीकरण में नहीं लिखना है। ठीक है। इन सबको हटा देना है। दूसरा, जो भी हमें मूल शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उसका जो वाक्य या कथन दिए गए हैं, तो उनमें हमें जैसे कोई एक लंबी सी बात दे दी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक लंबी सी बात दे दी, तो हम देखेंगे कि उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, उसका यानी 1 वर्ड का हम यूज करेंगे यहाँ पे, तभी वो संक्षिप्त करके हमें 150 शब्दों को किसमें 1/3 शब्दों में लिख पाएंगे। ठीक है। उनमें हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसका यूज करेंगे। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। फिर जो भी हमने जो मूल शब्द पढ़ा है उसमें एक चीज आपको और देखनी है, वो क्या, कि जब हमने ये चीजें लिखी, जो देखी थी, टाइटल हमने रफ पेज में लिख लिया, जो जो हमें मेन चीजें होती है ना, जैसे हम दूसरी बार पढ़ते हैं ना, तो जो भी हमें नई चीज या मेन चीज लिखेगी, हाँ ये इसमें इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ऐसे लाइन कर देना। ठीक है। फिर दूसरी बार तीसरी बार उसको पढ़ रहे हो ना, कम से कम इसको 3 से 4 बार पढ़ना। और ये नहीं है कि इसी में टाइम लगाना है, वो आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये है कि प्रैक्टिस में आ जाएगा और बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर कवर है कर पाओगे। फिर जब हमें इस लाइन, ऐसे लाइन है उसको कर दी, फिर बाद में जब अपन लिखेंगे ना, तो जो हमें गद्यांश दिया गया, जो अवतरण दिया गया, उसी लैंग्वेज में हमें नहीं लिखना। ठीक है। जो उसके मूल विचार है, वो मूल विचारों के आधार पर जो स्वयं के अपने, स्वयं के जो शब्द होंगे, अपने स्वयं के शब्दों में उसको है वो लिखना है। यानी हमें एक चीज तो ध्यान रखनी है कि जो भी इसमें आपके मूल भाषा दी गई है या फिर उसका जो भी आपके मूल विचार दिए हैं उनको हमें चेंज नहीं करना। मूल विचार का अर्थ यह है कि उसके जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें क्या है वो चेंज नहीं करना, लेकिन एज इट इज वही शब्द नहीं लिखने जो कि इसमें हमें दिए हुए, गद्यांश में दिए हुए, अपने शब्दों में उस चीज को लिखना है। उसमें हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी यूज करने होंगे। ठीक है। उसको काफी संक्षिप्त में लिखने के लिए हमें एक सुसंगत ढंग से उसको लिखना होगा। ठीक है। ये सारी चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। तो अब हम समझ गए कि हमें क्या करना है। और लास्ट में जब अपन ने क्या किया कि ऊपर तो हमने शीर्षक लिख दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे जो इतनी सी ये लाइन बची, हमने 1/3 शब्द इसमें लिख दिए। फिर यहाँ पे चाहो तो आप शब्द सीमा भी लिख सकते हो कि हाँ मैंने इतने शब्द सीमा में इसको लिखा है। ये भी एक अच्छी चीज होती है, अगर आप ट्राई करना, अच्छा लगता है ऐसे अगर लिखा हुआ, तो एग्जामिनर अच्छे इस पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है। अब हम इसको पूरे को पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा एग्जाम्पल है कौन सा। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या क्या चीज है वो समझाई है। सबे सबसे पहले में दिया गया कि परिवर्तन से हम बच नहीं सकते। परिवर्तन से बचना अगति और दुर्गति को आमंत्रित करता है। यद्यपि स्थिरता में किसी अंश में सुरक्षा है, तथापि बिना जोखिम लिए आगे नहीं बढ़ा जाता। नियमों की स्थिरता जो विज्ञान में है और स्मृति में जीवन की गतिशीलता जो साहित्य में है, दोनों के बीच का हमें संतुलित मार्ग खोजना है। जीवन के संतुलनों में नए और पुराने का संतुलन भी विशेष महत्व रखता है। संसार की गतिशीलता के साथ हमको भी गतिशील होना पड़ेगा, किंतु आंख मूंद कर अंधकार की खाई में कूदना सूरता नहीं है। हमको आगे कदम बढ़ाना है, किंतु आंखें खोलकर नवीन के लिए हम अपने मन मंदिर का द्वार सदा खुला रखें, पूर्वाग्रहों से काम न ले, उसके पक्ष और विपक्ष को, युक्तियों को न्याय की तुला में तोले, एक सीमा के भीतर नए प्रयोगों को भी अपने जीवन में स्थान दे, किंतु केवल नवीनता के प्रमाण पत्र मात्र से संतुष्ट न हो। जिस तर्क बुद्धि को हम प्राचीन प्रथाओं के उन्मूलन में लगाते हैं, उसी निर्मम तर्क को आगे करते थोड़ा इसको।
निर्मम तर्क को नवीन के परीक्षण में भी लगाएं, किंतु नवीन को भूत की भांति भय का कारण न बनाएं। तो इसमें हमने एक चीज पढ़ा, तो इसमें एक चीज हमें समझ में आ गई कि ये जीवन में परिवर्तन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी हमें स्थिर नहीं रहना। ठीक है, हमें अपने जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको अपनाना है, इस बारे में बोल रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा रफ पेज होता है उसमें हम लिखेंगे कि इसके क्या क्या शीर्षक है बन सकती है। जैसे एक इसमें मैंने दो लिखे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बिल्कुल सही है। यही चीज इसमें बोली है कि हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो प्रकृति का नियम ही है, उसे हमें अपनाना है। यही नहीं कि हम है जो हमारे जो भूतकाल की चीजें हैं वो ही अपन को अपनाए रखें। परिवर्तन विकास का द्योतक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से आप कौन सा भी लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए आप जब भी आपका रफ पेज हो उसमें 3 से 4 शीर्षक लिखना, फिर 3 से 4 से मिलाकर है आपको क्या है एक शीर्षक अच्छा सा बनाना है। उचित टाइटल होगा तभी आपके उसमें 2 नंबर। अब आप देखिए इस एक लाइन के 2 नंबर मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या होती है। तो हमें उसको अच्छे से अच्छे है वो डिफाइन करके अच्छे से लिखना है कि हाँ। और एक चीज याद रखना, जो भी आपका शीर्षक होता है वो 3 से 4 शब्दों से ज्यादा का नहीं होता। 3 से 4 शब्द, ज्यादातर आप 3 शब्दों में, वरना 3 से 4 शब्दों में इसको लिखे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो बस ये नहीं कि पूरी लाइन का शीर्षक होता है, शीर्षक होता है सिर्फ 3 से 4 शब्दों का। अब जो ऊपर बात दी गई हुई थी उसको मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, ये स्थायी है। गतिशीलता स्वाभाविक है। वैज्ञानिक सोच एवं मानवीय मूल्यों का संतुलन आवश्यक है। समयानुकूलन गतिशीलता में संतुलन आवश्यक है। उन्नत विचारों का पूर्वाग्रह से मुक्त होकर आत्मसात करने में पूर्व उनके तार्किक परीक्षण के साथ नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों पर भी गौर करना होगा। यानी जो भी चीज हमने ऊपर पढ़ी थी, जो हमने 150 शब्द थे उसको बिल्कुल 1/3 शब्दों में हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आप सोचना, आप ये क्लास लेने के बाद जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगी तो उसमें आप पढ़ना कि जो हमें पहले जो पैराग्राफ में यानी 150 शब्दों में दिया था उसमें से हमने इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड की है, क्या क्या चीज हटाई है। ठीक है, वही जो हमें 150 सबने दिया होगा सेम वही नहीं लिखना। और मैंने जो आपको बताई है उन चीजों का आपको किस प्रकार ध्यान रखना है, मैंने क्या क्या चीज बताई है उन पर एक बार गौर करना है। फिर आप एग्जाम्पल में काफी सारे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन पहले आपको उस चीज को समझना होगा। तो ये हमारा होता है संक्षिप्तीकरण। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया संक्षिप्तीकरण। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो आपके पार्ट बी का अगला क्वेश्चन है, और वो है आपका लेटर यानी सामान्य कार्यालय पत्र। इसमें बात करें तो हमें इसमें दिया हुआ है, संभागीय आयुक्त अजमेर की ओर से जिला कलेक्टर टोंक को अवैध बजरी खनन रोकने हेतु सामान्य कार्यालय पत्र जारी कीजिए। आप कौन है, संभागीय आयुक्त अजमेर है। ठीक है, किसको लिखना है, जिला कलेक्टर टोंक को पत्र लिखना है। ठीक है, किसके मामले में, अवैध बजरी खनन के लिए। तो सबसे पहले हमने सरकार का नाम लिखा, राजस्थान सरकार। कार्यालय संभागीय आयुक्त अजमेर, क्योंकि हम कौन है, संभागीय आयुक्त अजमेर है, कार्यालय संभागीय आयुक्त अजमेर लिख दिया। पत्र क्रमांक संभागीय आयुक्त अजमेर। ठीक है, 2023 हमारा सन लिख दिया। पत्र लेटर कितने नंबर वाला है, 15 नंबर है। आज की यहाँ पे दिनांक लिख दी। ठीक है, जिला कलेक्टर टोंक को लिख रहे हैं तो यहाँ पे परिस्थिति का जो नाम लिखा जाता है, यानी हम किसको लिख रहे हैं, जिला कलेक्टर टोंक को, तो ये उनका पद लिख दिया। यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट अवैध बजरी खनन रोकने हेतु। अब अगला हमें क्या होता है, अगला हम लिखते हैं कि उसका संदर्भ। तो संदर्भ हमने क्या लिखा है कि इस कार्यालय का पत्र क्रमांक इतना। ठीक है, दिनांक इतने को हमने एक आपको पत्र लिखा था, यानी 2022 548 नंबर जो पत्र था वो हमने आपको लिखा था, इस तारीख को लिखा था, इसी के संदर्भ में हम ये पत्र लिख रहे हैं। उपयुक्त विषय एवं संदर्भांतर्गत आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टोंक जिले से गुजरने वाली बनास नदी जिले की ही नहीं अपितु राज्य की भी जीवन रेखा है। पिछले कई वर्षों से नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन गतिविधियां संचालित हैं, जिससे सरकार को राजस्व हानि के साथ साथ नदी तंत्र के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध, भूजल स्तर में गिरावट, बजरी माफियाओं का उभरना आदि समस्याएं, ठीक है, आदि समस्या उत्पन्न हुई है। इस संबंध में पूर्व में भी आपको निर्देश देने के उपरांत भी समुचित कार्यवाही नहीं की गई थी तथा अवैध बजरी खनन है वो निरंतर जारी है। आपको निर्देशित किया जाता है कि अवैध बजरी खनन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। और
यहाँ पे जो क ख ग यानी जो भी नाम होगा वो, फिर यहाँ पे उनके साइन, और यहाँ पे वो जो संभागीय आयुक्त है तो वहां पे आपकी सील लग जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज किसमें हो गई, आपके कार्यालय आदेश पत्र। अब आप ये सोचोगे कि इसमें है वो कॉपी नहीं देगी, तो कॉपी वाली जरूरी नहीं है कि हर एक में कॉपी दी जाए, यानी प्रतिलिपि दी जाए। ठीक है, प्रतिलिपि दी जाती है, उसमें बोल भी दिया जाता है कि आप इस इसको, ये है प्रतिलिपि दीजिए। ठीक है, जिसमें बोला जाता है तो आप यहाँ पे प्रति, अब हम तो खुद ही कलेक्टर को लिख रहे हैं, तो कलेक्टर को फिर और किसको दे सकते हैं प्रति, संभागीय आयुक्त खुद लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिलिपि लिखी जाती है, वो लेटर में देखा जाता है कि कौन से में लिखी जाएगी, तो यहाँ पे पत्र क्रमांक, यहाँ पे दिनांक, जिन जिन को कॉपी दी है वो, और यहाँ पे फिर वापिस यही आ जाएगा नाम, साइन और संभागीय आयुक्त। ठीक है, इसमें जरूरत नहीं थी कॉपी देने की, क्यों, क्योंकि ये खुद कलेक्टर को लिख रही है। ये चीज हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, आपका कार्यालय पत्र हो गया। तो मैंने आपको दोनों चीज पार्ट बी में एक नई चीज बताई, संक्षिप्तीकरण किस प्रकार लिखना है, और एक हमारा जो कार्यालय पत्र लिखे गए थे उसका हमने रिवीजन कर लिया। तो अब आप बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। ठीक है, और आपको अपने दोस्तों के साथ है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास क्लास ये पहुंच पाए। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।